पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। अगर बात की जाए हरियाणा के एक आखिरी छोर की, तो फरीदाबाद एनआईटी उसी में आता है और लाल किले से लेकर आगरा तक कांग्रेस के एकमात्र विधायक जो है नीरज शर्मा है। भले ही राज्य अलग अलग हों, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का एक ही झंडा बुलंद करने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है नीरज शर्मा, जो जीतकर विधानसभा पहुंचे हुए हैं। नीरज शर्मा हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। नीरज जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नीरज जी, जिस प्रकार से जिक्र मैं कर रहा था कि लाल किले से लेकर आगरा तक ये कांग्रेस की इतनी सफाई का कारण क्या रहा? सिर्फ एकमात्र आप ही जीत पाए? देखिए, इसके बहुत बहुत कारण हैं, कई जगह हैं। वो पार्टी लेवल पे हम डिस्कस करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कहीं राजनीतिक समीकरण ऐसे रहे या व्यक्तिगत कारण रहे। बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर के लाल किले से लेके आगरा तक। कांग्रेस की गुटबाजी भी इसमें शामिल है? बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण हो सकता है ये भी हो, एक कारण ये भी हो, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा। संगठन की भी कमजोरी हो सकती है, हमारे नेतृत्व की भी कमजोरी हो सकती है। बहुत सारे कारण हैं इसके अंदर। एक कारण नहीं हो सकता कि जब इतनी लंबी रेंज तक कोई भी हमारा साथी चुन के नहीं आ रहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए कोई बहुत अच्छा तमगा नहीं है। मैं इसको अपनी बदकिस्मती समझता हूँ। जबकि हमारा फरीदाबाद जिला पहले से कांग्रेस का गढ़ रहा है, बहुत मजबूत गढ़ रहा है, पर पिछले 5 वर्षों में या लास्ट चुनावों में थोड़ी स्थिति हमारी डाउन हुई है। नीरज जी, अगर चर्चा की जाए, आप हरियाणा सचिवालय से ऊपर से घूम कर आए हैं, अभी कई दिनों बाद आप नजर आए हैं यहाँ पर, तो अगर सचिवालय की बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए, तो हरियाणा सचिवालय में क्या मंत्रियों की मौजूदगी है या नहीं है? देखिए साहब, मौजूदगी है भी और नहीं भी है, पर मैं भले ही कांग्रेस पार्टी का विधायक हूँ, पर मैं एक चीज़, बड़े अच्छे को अच्छा कहना जिंदगी में कोई गलत काम नहीं है, और बुरे को बुरा भी कहना चाहिए, जिससे कि वो सुधरे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। मंत्री चलो सचिवालय आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पर मैं इस सरकार में एक चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जैसा मंत्री मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा पिछले सालों के अंदर। और कोई वाक्य होते हैं, छोटा सा वाक्य है, मैंने उनको फ़ोन किया जब हमारे शहर में 4-4 महीने की सिक्योरिटी ली जा रही थी, और मुख्यमंत्री जी के भी मैं संज्ञान में लाया बात, और वो कहीं बिजी थे। उन्होंने कहा कि नीरज जी 2 बजे का समय होगा कि मुझे 4 घंटे बाद आप प्लीज़ फ़ोन कर लेंगे। तो उस समय मुझे लगा कि शायद क्यों उन्होंने कहा, पर मैं बड़ा हैरान था, और साधुवाद है इसके लिए उनको कि 5:58 पर उनका कॉल बैक आ गया। तो ये मैं समझता हूँ हर मंत्रियों में ये कार्यकुशलता होनी चाहिए अपने काम के प्रति, और जो लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, उनके प्रति। नीरज जी, अगर बात की जाए मंत्रियों की हरियाणा के, एक का जिक्र आपने किया, दूसरा स्पीकर साहब की, तीसरा मुख्यमंत्री जी की, क्या विपक्ष के विधायकों की सुनवाई इन लोगों के पास होती है? देखिए साहब, मुख्यमंत्री जी के पास हम जाते हैं, और मुख्यमंत्री मैं समझता हूँ किसी पार्टी के नहीं होते, पूरे स्टेट के होते हैं, और उस नाते वो हमारे कागज़ भी लेते हैं, और जो सामूहिक काम है, जो जनता के काम है, मुझे आज तक कभी कोई नकारात्मक उनकी तरफ से जवाब नहीं मिला, कोई नकारात्मक सोच नहीं मिली। और जहाँ तक स्पीकर की बात करूँ मैं, हमने झारखंड में भी काम किया, हरियाणा में भी स्पीकर देखे, दिल्ली में भी देखे। और ज्ञानचंद गुप्ता जी के बारे में मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि वो बहुत निष्पक्ष और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। जो हम लोग कहते हैं कि स्पीकर इज़ द गार्जियन ऑफ द हाउस, वो शायद वास्तव में हमारे गार्जियन की तरह काम करते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन फरीदाबाद है, हरियाणा के अंदर कई इंडस्ट्रियल टाउन है, पानीपत है, हिसार है, यमुनानगर है, जगाधरी है। अगर सबका उल्लेख किया जाए, इंडस्ट्री कितनी प्रभावित हुई कोविड की दूसरी लहर में? देखिए साहब, इंडस्ट्री तो प्रभावित हुई, पर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो इंडस्ट्री में काम करने वाला था वो प्रभावित हुआ। और ख़ास तौर से फरीदाबाद जिला मजदूरों का जिला है। हमारे यहाँ का ईएसआई अस्पताल था, उन लोगों ने सरकार का सहयोग किया, जबकि वो ईएसआई कारपोरेशन का था, जिसमें हरियाणा सरकार का 1 रुपया नहीं लगा, भारत सरकार का 1 पैसा नहीं लगा। जो मजदूर अपनी तनख्वाह का 4% ईएसआई को देता है, जिसका नाम भी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी है, वो अस्पताल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कोविड हॉस्पिटल इन्होंने घोषित कर दिया। कोई नहीं, उन्होंने सरकार का सहयोग किया आपदा के अंदर। परंतु उस मजदूर को जो कोरोना के अलावा बीमारी थी,
उसका इलाज कहीं नहीं मिला। सरकार ने कोई पैरेलल अरेंजमेंट नहीं किया, जबकि सरकार ने इतना धोखा जरूर किया हमारे साथ में, या मैं कहूँ मजदूरों के साथ में, क्योंकि पूरे हरियाणा में 28 लाख श्रमिकों के ईएसआई कार्ड हैं, जिसमें से 5.5 लाख कार्ड सिर्फ फरीदाबाद के हैं, और एक कार्ड पे 3 से 4 फैमिली होती हैं, उसके माँ बाप होते हैं, डिपेंडेंट बच्चे होते हैं, वाइफ होते हैं। 20 से 25 लाख लोग बीमारी के लिए दर दर धक्के खा रहे थे, उनको इलाज नहीं मिल रहा था। और उसमें भी सरकार ने क्या किया, 38 डॉक्टर समेत 136 आदमी झूठी वाई लूटने के लिए पानीपत और हिसार शिफ्ट कर दिए, जो कि बहुत गलत काम था। कोविड वैक्सीन की क्या स्थिति है? देखिए साहब, वैक्सीन हमारे यहाँ 45 से ऊपर वालों की तो इतनी दिक्कत नहीं है फरीदाबाद में, पर 18 से 45 की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और पता नहीं कैसा राम राज्य है, राम कथा भी मैं करता हूँ। राम राज्य के बारे में एक चीज़ बड़ी सर्वदा प्रचलित थी कि राम राज्य सबके लिए एक बराबर है, परंतु मैं देख रहा हूँ कहीं 150 की वैक्सीन, कहीं 250 की, कहीं 600 की, कहीं फ्री लग रही है। कोई होटल वाले पैकेज खोल रहे हैं, कोई प्राइवेट अस्पताल वाले आपदा को अवसर बना रहे हैं, 1000 1.5 हजार में वैक्सीन लगा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार ने, भारत सरकार ने 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए अलग से रखा था। हर स्टेट को, बजाय ये जो आपने कह दिया कि कंपटीशन में बाहर से खरीदो, आप अपने देश का पैसा बाहर भेज रहे हो। हर स्टेट अलग अलग बोली लगाएगा, प्राइवेट लोग मालदार हो जाएंगे। जब एक ही चीज के 10 ग्राहक होंगे तो वो तो अपनी मनमर्जी का रेट लेगा ना जी। कोविड वैक्सीन की कालाबाजारी को लेकर भी आप बात कर रहे थे। बिल्कुल जी, कालाबाजारी तो हमने अपनी जिंदगी में दवाइयों की पहली बार देखी, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे टोसी का इंजेक्शन हो। और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, कमेटियां बनी जिले लेवल पे, थोड़ा बहुत सुधार हुआ। पर ये जो एक शब्द आ गया ना, आपदा में अवसर खोजिए, ये जिस भी व्यक्ति ने शब्द कहा है, सबसे पहले सरकार को इस मूल मंत्र को बदलना होगा। आपदा में अवसर की जगह आपदा में सेवा को अपनाना पड़ेगा। आपदा में अवसर चील गिद्ध कौओं के लिए होती है, मांस नोचने के लिए होती है। आपदा में हमेशा सेवा होती है। जैसे जब जरूरत थी रेमडेसिविर नहीं मिला, आज पीछे मैंने अनिल विज जी को बोला, आपको कहां से पता लगा शर्मा जी, ऐसा तो नहीं है, जबकि हमारे पास पक्की रिपोर्ट है। चाहे सिविल सर्जन ऑफिस हो पूरे हरियाणा के, चाहे HCML का स्टॉक हो, भाई साहब 1.5 से 2.25 लाख रेमडेसिविर का इंजेक्शन पड़ा हुआ स्टॉक में, आपने इतना ज़्यादा खरीद लिया और बाजार में भी आप ओपन नहीं कर रहे उसको। अक्टूबर नवंबर में एक्सपायर हो जाएगा। 50 से 60 करोड़ रुपया हरियाणा की जनता का नालियों में बहेगा इस रेमडेसिविर इंजेक्शन। किस जगह पड़ा है ये, आपकी जानकारी क्या है? सारे सिविल सर्जन की लिस्ट मंगा लीजिए आप पूरे हरियाणा की, कि एक सिविल सर्जन के पास कितना है। जैसे मेरे फरीदाबाद में तकरीबन 7200 पड़ा है। उसके बाद इन्होंने HCML के स्टॉक बना रखे हैं हर जगह। तकरीबन 70,000 इंजेक्शन सारे सिविल सर्जन के पास है और 1 लाख इंजेक्शन आपका HCML के स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है। ब्लैक फंगस की मेडिसिन को लेकर, इंजेक्शन को लेकर क्या कहेंगे, क्या उपलब्ध है? उसके अंदर तो ये लोग बहुत बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। जबकि पीछे मैं झारखंड भी गया, धन्यवाद करने गया था वहाँ के मुख्यमंत्री जी का। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी जब मुझे पता लगा कि ऑक्सीजन बोकारो से आ रही है, क्योंकि झारखंड में मेरे को सेवा करने का मौका मिला हेमंत जी के फादर साहब के साथ। उस नाते मैंने फ़ोन किया, मैंने कि हेमंत भैया प्लीज़ आप मानवता का धर्म निभाना और ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ना आए। तो चाहे बोकारो से हवाई जहाज से ऑक्सीजन आई हो, चाहे ट्रेन से आई हो, हरियाणा का उन्होंने विशेष तौर पे ख्याल रखा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं टूटने दी। ऐसे ब्लैक फंगस का आज हरियाणा में टीका नहीं है। एक एक मरीज को दिन में 4-4, 5-5 लगने हैं, कई दिन तक लगने हैं। कमेटी जरूर बनाई है सरकार ने 7 डॉक्टरों की, पर हकीकत ये टीका अवेलेबल नहीं है। जबकि आज ब्लैक फंगस की समस्या को 1 महीने से ऊपर हो गया, इसका जो प्रोसेस टाइम है वो भी 18 दिन का है। ये चाहते तो अब तक ये बन सकता था, पर मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपदा में अवसर ढूंढेंगे। जब ये ब्लैक फंगस की बीमारी खत्म हो जाएगी, फिर ये इतने टीके खरीद लेंगे रेमडेसिविर की तरह, वो स्टॉक में पड़े रह जाएंगे। मतलब एक चीज़ और नीरज जी मुझे बताइए कि जिस प्रकार से किसानों ने मंत्रियों का, विधायकों का घेराव शुरू कर दिया, सत्ता पक्ष के विशेषकर, और टकराव की स्थिति बनी हुई थी, वो देवेंद्र बबली वाला मामला हो, बबली ने खेद भी व्यक्त कर दिया, माफ़ भी करने की बात की, किसान रिहा नहीं किए जा रहे, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं पहले अपनी डायरी में मैंने एक दिन हाथ जोड़ के विनती करी थी कि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा हो सकती है। हमारे यहाँ ऐसे वाक़ये भी हुए कि लोग किसी की गमी में गए तो किसी एक दल के समर्थक या एक नेता के समर्थकों को लोगों ने पीटा भी।
भाई मार पिटाई नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो चाहे, ना किसानों के संग सरकार को करनी चाहिए, ना किसानों को किसी और के साथ करनी चाहिए, और सरकार की अब आंखें खुल जानी चाहिए। ये जो भाई साहब इतनी हाहाकार मौत का तांडव मचा है ना, ये प्रभु की भी मार है। ये फसल, ये धरती माँ है हमारी, और माँ के पेट में से जब फसल निकलती है, ये बच्चे हैं हमारे, और किसी को बोला जाए ना अपने बच्चों को कुचल दे, दिल पे पत्थर रख के कुचले जाते हैं बच्चे। ये जो किसानों ने फसलें खराब करी थी, मैंने उसी समय कहा था बहुत बड़ी आपदा आएगी, आफत आएगी, सरकार रोक ले इस बुरे काम को। सरकार को अब भी माननी चाहिए अन्नदाता की बात। 2.5-3 साल सरकार के रह गए हैं। दादा गौतम ने पीछे विधानसभा में बहुत बढ़िया बात बोली थी कि भैया ये कानून आप 3 साल के लिए होल्ड कर दो और इन कानून पे मैंडेट ले आओ, बात ही खत्म है। अगर जनता मैंडेट दे रही है, आप लागू करो कानूनों को, कौन मना कर रहा है आपको। पर इस समय इनको बिल्कुल किसानों की बात अविलंब माननी चाहिए। आज भाई साहब 7 महीने हो गए लोगों को घर से बाहर पड़े, वो बहुत लंबा समय होता है। धन्यवाद नीरज शर्मा जी। तो ये हैं नीरज शर्मा, विधायक एनआईटी फरीदाबाद से। इनका कहना है कि जो किसानों का मसला है इसको 3 साल के लिए होल्ड कर देना चाहिए, जैसा कि दादा रामकुमार गौतम जो विधायक है नारनौल से, उन्होंने विधानसभा पटल पर कहा था, और 3 साल बाद मैंडेट इसी मुद्दे पर सरकार को लेना चाहिए। दूसरी अहम बात इन्होंने कही कि सरकार के पास स्टॉक के अंदर अगर सीएमओज के पास चेक किया जाए और कई कमेटियों के पास चेक किया जाए तो वैक्सीन तथा ब्लैक फंगस की मेडिसिन प्रॉपर मात्रा में पड़ी है। अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो निसंदेह आम जनता को आज तुरंत फ़ायदा मिल जाएगा। कल जब ये एक्सपायर हो जाएंगी तो यूजलेस रहेंगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।